क्लास स्टार्ट हुई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास स्टार्ट हो गई भाई? सभी की आवाज आ रही है साफ साफ? बताने एक बार। बजरंगी प्रसाद कह रहे नमस्ते गुरुजी, सदाशिव राठौड़, वी के आराध्या शुक्ला, वी के दी करे प्रणाम, अजय कुमार, दुष्यंत, कौशल, शिवानी। एक बच्चा केशव वर्मा क्लास में टाइम पास करने के मूड में है, जब से आया है कि 10 कमेंट कर लिए इसने क्लास शुरू से पहले। शादी करने के लिए गवर्नमेंट जॉब जरूरी है क्या भाई? तुम्हें पता है जब मेरा कि मैं क्लास फालतू टाइम पास में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मत पूछा करो ऐसे क्वेश्चन मेरी क्लास में। बाकी और पूछ लिया करो, ठीक है? चलो ऑडियो वीडियो क्लियर है, बजरंगी का आ गया है, आकाश, विश्वास, बबलू, नितेश, लक्ष्मण, निषाद, बहुत बढ़िया। चलो आज बेटा ये हम हिट वाला चैप्टर कर रहे हैं समाप्त, और इसमें हमारे पास में ये बैच नंबर 26 और 27 एक बैच नंबर है इसमें। एक मिनट में चेक करता हूँ। 26 27 इनकी लास्ट क्लास है। इनके यहाँ पर केवल हिट चैप्टर ही बचा हुआ था, तो उसकी लास्ट क्लास है, ठीक है? और इसे हम करते हैं समाप्त। मेरी फर्स्ट क्लास है, एक की फर्स्ट क्लास है, एक बैच 26 27 में लास्ट हो जाएगी, है? कोई बात नहीं, पीछे की क्लास कर लेगा कंप्लीट। एक्चुअली ना मेरे साथ दिक्कत ये है, एक हिंदी में पढ़ाना, थ्योरी लिखवानी, इंग्लिश में लिखवाना है, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करानी है और हर चीज़ बतानी है। तो मेरे पास पहले से ही समय का इतना प्रेशर होता है कि पहले भी लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। तो मेरे साथ दिक्कत ये है कि मैं फिर बाकी क्वेश्चन को एंटरटेन नहीं कर पाता कि कोई आपको सेवा शायरी सुनाई जाए, आपके फालतू के कमेंट लिए जाए, उनकी काट के रील बनाई जाए, तो संभव नहीं है। तो उसकी कुछ है ना, कुछ सीमाएं हमारे पास समय की। तो कल क्लास में हमने एक पढ़ा था, हमने थर्मोडायनामिक्स का जीरो लो। उसमें मैंने कहा कि काम की चीज़ है कि उष्मागतिकी का जो शून्यता का नियम है उसमें क्या देखेंगे, हमें टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देता है, तापमान की अवधारणा। एक मैंने आपको बताया इससे भी खतरनाक क्वेश्चन है, जो थर्मोडायनामिक्स का जो पहला लो है, पहला नियम, ये मुझे क्या बताता है? थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम जो है मुझे वो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बताता है। ये बात है, ठीक है? लेकिन अगर सर आपको मराठी आती है नहीं आती भाई, चलो कभी से भाषाओं का सम्मान है लेकिन आती नहीं है, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पर सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स पर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम, ठीक है? ये बेटा दो स्टेटमेंट है ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है। एक इसमें है क्लॉसियस स्टेटमेंट्स, क्लॉसियस, मैं इसको गलत ना करूँ इसलिए मैं देख रहा हूँ, क्लॉसियस स्टेटमेंट। एक व्यक्ति का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, देखो इसमें हमारे पास में जो थर्मोडायनामिक्स जो है, आवाज कम आ रही है? अच्छा देखो, ये ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है संगत, इसमें दो साइंटिस्टों की स्टेटमेंट है। एक क्लॉसियस स्टेटमेंट है, क्लॉसियस कथन, तो पेपर में कई बार वो साइंटिस्ट के नाम के साथ आती है कि ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है उसमें क्लॉसियस की स्टेटमेंट क्या है। एक केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट है, तो केल्विन प्लांक ने क्या के अनुसार सेकंड लॉ क्या है? देखो आना देखना, ये जो क्लॉसियस स्टेटमेंट है ये हमें कहती है कि थर्मोडायनामिक्स का दूसरा नियम कहता है कि हीट अपने आप से कभी भी लो टेम्परेचर से हाई की तरफ फ्लो नहीं कर सकती। भाई प्रकृति का नियम क्या है कि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो की तरफ फ्लो करेगी, उच्च से निम्न तापमान की तरफ। एक वस्तु गर्म है, एक ठंडी है, तो हीट हमेशा गर्म से ठंडी की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप गर्म और ठंडी चीज को मिलाओ, गर्म चीज और ज्यादा गर्म हो जाए, ठंडी और ज्यादा हो जाए, ठंडी से गर्म की तरफ जाएगी। हीट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होती है, हीट कभी लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं हो सकती। क्या लिखेंगे? हीट क्लोज स्टेटमेंट में भी दो है। पहला क्लोज स्टेटमेंट की पहली जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हीट इटसेल्फ कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। उष्मा स्वयं से निम्न तापमान से उच्च तापमान की तरफ प्रवाहित नहीं हो सकती है। अपने आप से हीट कभी ऐसा नहीं करेगी लो से हाई की तरफ फ्लो करेगी। हाँ, एक्सटर्नल वर्क करा के कुछ और मशीन से कार्य करा के ऐसा कर सकते हैं, जैसे फ्रिज में या एसी काम करती है, वो ठीक इसका उल्टा करती है, पर अपने आप से कभी ऐसा नहीं होगा कि हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई की तरफ फ्लो। इसी चीज़ को हम एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्लोज स्टेटमेंट को। देखिए हीट जो है लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं करेगी। अगर ये हीट जो है लो से हाई की तरफ फ्लो करा करती तो क्या होता? मान लो लो टेम्परेचर एक वस्तु हाई है, अगर हीट के पास ऐसा गुण भी होता कि वो लो से हाई की तरफ फ्लो कर रही होती, तो ठंडी वस्तु ज़्यादा ठंडी होती रहती, तो उस पर जो वस्तु जो ठंडी है और हीट निकलती रहेगी, उसके जो अणु है, जो मॉलिक्यूल है, आपको मैंने बताया कि अगर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल है उनका टेम्परेचर हाई हो तो तेजी से वाइब्रेट करते हैं, टेम्परेचर कम हो तो आराम से हिलते हैं। ठंडी वस्तु लगातार हीट निकलती रहे, उसके जो मॉलिक्यूल है धीरे धीरे काम करते रहेंगे। तो मैंने कहा कि 0 केल्विन पर तो उनके वाइब्रेशन रुक जाएंगे, बताया ना कि 0 केल्विन -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, 0 केल्विन यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल का अपना बंद कर देते हैं। और किसी पदार्थ के मॉलिक्यूल का अपना बंद करने का मतलब यह है जब बिल्कुल फ्री हो जाएंगे कि उस सिस्टम की एंट्रोपी 0 हो जाएगी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस। अगर किसी सिस्टम में किसी जगह बहुत ही उथल-पुथल मची हो, बहुत ही शोर शराबा हो, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो, तो इस सिस्टम की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको पहले बताया हो कि आप कभी किसी ऐसे एरिया में जाना जो कच्ची बस्ती वाला एरिया होता है, वहाँ बिना शोर शराबा होगा, घर के बाहर बच्चे रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई घर के बाहर कुछ काम कर रहा है, तो उस गली मोहल्ले में आप जाएंगे बहुत ही शोर शराबा मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र की एंट्रोपी बहुत ज़्यादा है। आप किसी पोस्ट एरिया में जाना, दिन में सराय जैसे कर्फ्यू लगा सन्नाटा बिल्कुल, एक आदमी कार आई, कोठी के अंदर गई, गेट बंद, सन्नाटा, तो कहेंगे इस एरिया की एंट्रोपी कम है, डिसऑर्डरनेस, उथल-पुथल कम है। तो अगर कोई सिस्टम के मॉलिक्यूल है वो धीरे-धीरे अपना बंद कर दें तो 0 केल्विन रुक जाएंगे, तो एंट्रोपी हो जाएगी 0। अगर ऐसा होता है कि हीट लो से हाई की तरफ हो जाती तो अभी क्या होता? अभी हीट निकलती रहती, उसकी एंट्रोपी तो नेगेटिव हो जाती। तो 0 तो गई कब? 0 केल्विन पर ही। अगर हीट के पास होता कि लो से हाई की तरफ फ्लो करती तो एंट्रोपी हो जाती नेगेटिव। कैसा हो नहीं सकता? हीट कभी लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि कोई भी सिस्टम की एंट्रोपी जो है जो उथल-पुथल है, डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आपसे पूछा कि सिस्टम की एंट्रोपी क्या नहीं हो सकती? नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। क्यों हो सकती नेगेटिव? हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई की तरफ फ्लो करती ही नहीं है। लेकिन आप द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम कैन नॉट बी नेगेटिव। 0 हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। लेकिन किसी निकाय की एंट्रोपी, किसी निकाय की एंट्रोपी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। इसी निकाय की एंट्रोपी ऋणात्मक हो सकती है। क्लोजेस्ट स्टेटमेंट में आपको मिलेगा कि थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ क्लोजेस्ट स्टेप अनुसार क्या है कि उसमें अपने आप लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं करेगी। वही बात यहाँ पर है, अगर लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं करेगी तो एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती है। इस सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, अब हमारे पास में इसमें
वेक्टर के अंदर ही एक हमारे पास है क्लोजर स्टेटमेंट, इसी के हमारे पास है केल्विन प्लांक कांस्टेंट स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। हमारे पास में जो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है ये क्या कहते हैं सेकंड लॉ के अंदर ही केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ये कहते हैं कि कोई भी सिस्टम जो है उसके लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है कि जितनी भी आप उसे हीट दो वो सारी की सारी वर्क कार्य में बदल दे। आपने सोचो हीट दी सिस्टम सोचो को किस बदल दे वर्क में कुछ ना कुछ हिस्सा वो अपनी इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च करेगा जाएगा। क्लियर करो, थर्मोडायनामिक्स से पहले बताया था कि किसी सिस्टम को कुछ हीट दी कुछ हिस्सा अपनी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च करेगा और कुछ करेगा कार्य करने में। तो उस केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहते हैं किसी सिस्टम के लिए असंभव है तो सारी की सारी हीट है वो वर्क में कन्वर्ट कर दे। उस हीट का कुछ हिस्सा सिस्टम लेगा अपनी इंटरनल एनर्जी अपनी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में, कुछ ना कुछ हिस्सा जैसे मान लो कि सिस्टम का हीट दी थोड़ा हिस्सा को अपना टेम्परेचर बढ़ाने में खुद के मॉलिक्यूल है उनकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च करेगा वो तब देखेंगे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कहती है इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम, इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सिस्टम to convert all heat given into work done। किसी निकाय के लिए यह असंभव है, किसी निकाय के लिए यह असंभव है, किसी निकाय के लिए यह असंभव है कि वह संपूर्ण दी गई ऊष्मा को कार्य में बदल दे। ठीक है, यानी कि हमारे पास में एक भाई और छात्र हमारे क्लास में हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, जब तुम्हें पता हर चीज जो पहले इंग्लिश में हिंदी में लिखी जा रही है तो सब मतलब पढ़ते क्लास में हिंदी में लिखो। देखिएगा आपको देखो क्लास में लिखा है सेकंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखा है उसमें देखिए दूसरा नियम कुछ स्टेटमेंट को लिखा है उसमें सब तापमान से उसकी तरफ नहीं जा सकती, यहां लिखा किसी का तरफ नहीं हो सकती। क्लास में उठाकर हिंदी लिखो इंग्लिश को पढ़ना कैसे करनी है। और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट कह रही है किसी निकाय के लिए संभव है इट इज इम्पॉसिबल फॉर सिस्टम कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क डन, यह संभव है कि संपूर्ण दी गई ऊष्मा को कार्य में बदल दे। ठीक है, अच्छा अब पेपर में तो थर्मोडायनामिक्स का आपके यहाँ पे 90% चांस है कि थर्मोडायनामिक्स का पहला लो पूछेगा। थर्मोडायनामिक्स का पहला लो क्या कहता है एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा के संरक्षण के बारे में बताता है। वो नहीं पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा वो कि जीरो लो हमें क्या बताता है टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट के बारे में। 2-4-5% चांस होता है कि सेकंड लो से पूछे तो सेकंड लो से पूछता है तो आपको बताएगा कि क्लोजेस्ट स्टेटमेंट क्या है सेकंड लो में। तो क्लोजेस्ट की स्टेटमेंट है जब लिखा मिलेगा कि लो साइड तक जाएगी, लिखा मिलेगा कि एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट पूछेगा तो बोलेंगे कि संभव है कि सारी की सारी हीट जो है वो वर्क कार्य में बदल जाए। ठीक है, आइए पसंद है अब इसमें लिखेंगे थर्ड लो ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्ड लो ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये तो थर्मो हिंदी में ना ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम क्लास कितने चलाएंगे भाई, ऐसे तो पता नहीं चलता कितने हैं। तो थर्ड में कहता है कि अगर मेरे पास परफेक्ट क्रिस्टल हो तो क्रिस्टल समझो जैसे मान लो पदार्थ है परफेक्ट क्रिस्टल आपकी केमिस्ट्री में सब ज़्यादा सुनोगे परफेक्ट क्रिस्टल मान लो कोई पदार्थ है और वो जैसे जिन एटम से बना है वो एटम का कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर हो। जैसे मान लो कि यहाँ पे जो एटम मान लो ट्रायंगुलर शेप में है तो आगे यहाँ पार्टिकल को ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हो तो कोई पैटर्न फिक्स चल रहा हो बिल्कुल ऐसे एक परफेक्ट क्रिस्टल होता है कि वहाँ पे जो एटम जो है परमाणु जो फिक्स पैटर्न हो ट्रायंगुलर शेप में चल रहा है, ट्रायंगुलर शेप की रिपीट हो रही है पूरे पदार्थ में, स्क्वायर शेप में तो स्क्वायर ही हो रहा हो तो जो परफेक्ट क्रिस्टल होता है उसकी एंट्रोपी होती है जीरो। लेकिन यहाँ पे द एंट्रोपी ऑफ ये पूछे कंट्रोल हिसाब से आता पूछा तो नहीं द एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल के जीरो। किसी परफेक्ट यानी आदर्श क्रिस्टल की एंट्रोपी शून्य होती है। एक हमारे पास में कार्नोट इंजन की जरूरत नहीं है, एक कार्नोट इंजन की इसमें वैसे जैसे बच्चा पॉलिटेक्निक वगैरह पेपर देता हूँ वहाँ पे आ जाता है कार्नोट इंजन, इसमें किसी से पूछ लेता है ईटा से लिखते हैं एफिशिएंसी 1 - T2/T1 होती है ना, इसके में जरूरत नहीं है। अब देखो अगर किसी पेपर में का क्वेश्चन कभी आया तो छोटी मोटी चीज़ें अपने आप सोच कर नहीं पड़ेंगे ना, हर चीज़ कभी किसी साल 10-20 साल में से एक बार कोई टॉपिक से क्वेश्चन किसी पेपर में आ गया ऐसे करने लगे तो भाई 2 साल सिलेबस नहीं हो पाएगा है ना। अब यहाँ तक कुछ बातें पढ़ी, अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्वेश्चन करूँगा पीडीएफ से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी रहती हैं जिनके क्वेश्चन के फॉर्म में कर सकते हैं, हम उनके तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन से शुरुआत करूँगा आगे देखिए क्वेश्चन आपके सामने और हम आगे पहुँचते हुए जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में। ये क्वेश्चन आपके सामने पर देखना ध्यान से, इसने कहा कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ई किसके बराबर होती है। समझ पता है इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा होती है किसी भी मान लो आपके पास कोई गैस है इंटरनल एनर्जी होती है टेम्परेचर का फंक्शन होती है, टेम्परेचर जितना होगा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उसके उस सिस्टम के जो मॉलिक्यूल होंगे अणु होंगे उतना तेजी के साथ हिल होंगे। तो किसी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ई किसके बराबर होती है। अगर यहाँ पे जो फॉर्मूले में एक थोड़ा सही करते हैं नीचे लिखा है बी एक ऑप्शन जो है 2/3 kB एनटी, यहाँ पे एन है कि उसके एन का मॉलिक्यूल अणुओं की संख्या यहाँ पे टी टेम्परेचर है और ये के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है इसकी वैल्यू एसएससी में डायरेक्ट पूछ लीजिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है 1.38 गुना 10 की पावर 23 जूल पर कैलोरी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मान रखना। ठीक है, तो एन जो मॉलिक्यूल है उनकी एनर्जी कितनी होगी 3/2 kB एनटी, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आएगा, दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, वो आपसे पूछेगा पेपर में कि किसी गैस की जो इंटरनल एनर्जी हो किस बात पर डिपेंड करती है। याद रखना इंटरनल जो एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है भाई, 3/2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कांस्टेंट है, 3/2 की फिक्स वैल्यू तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो कांस्टेंट है 1.38 गुना 10 की पावर -23, ये एन का अणुओं की संख्या किस 50 है। इंटरनल एनर्जी किसी गैस के मॉलिक्यूल को डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतना इंटरनल एनर्जी होगी। तो कई बार तो कोई पूछेगा कि इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा किसका फंक्शन लिख देगा, टेम्परेचर का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, तो बोलेंगे टेम्परेचर का। अच्छा दूसरा ये मतलब फॉर्मूला पढ़ाया था जो इंटरनल होती है उसका फॉर्मूला 3/2 एन केबीटी। तो उम्मीद थी कि अगर पेपर पूछेगा तो पूछेगा कि एनर्जी जो है किसका फंक्शन है टेम्परेचर का, जब इसका फॉर्मूला ही पूछेगा 3/2 एन केबीटी। लेकिन एसएससी सीजल में जैसे पेपर रहता है सीजल का उसमें मेंस के पेपर में थोड़ा प्यारा क्वेश्चन आया 3 नंबर का, उसने क्वेश्चन पूछा ये, उसने कहा कि
25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाई में एसआई यूनिट्स में प्रति अणु औसत गति ऊर्जा कितनी होगी? किसी भी मॉलिक्यूल की जो औसत गति ऊर्जा होती है ना, तो गति ऊर्जा क्या होती है? पार्टिकल जितना तेजी के साथ गति करेगा उसकी गति ऊर्जा ज़्यादा होगी। तो ये गति ऊर्जा भी टेंपरेचर का फंक्शन है। तो अगर ऑन एन एवरेज आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो एन मॉलिक्यूल है, एन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो वही 3/2 एन केवीटी। लेकिन प्रति अणु पूछा है एन वैल्यू ए, तो जैसे एक मॉलिक्यूल की ऑन एन एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी 3/2 केवीटी होगा। मुझे लगा था कि यहाँ पेपर में पूछ लेगा कि एन अणुओं की कितनी गति ऊर्जा है, तो बोले 3/2 एन केवीटी। अगर एन की जगह एक अणु की बात करेगा तो 3/2 केवीटी। मैंने बच्चों को ये पढ़ाया था कि इतना पूछेगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी, एवरेज जो पूछा उसने ऑन एन एवरेज कि हर अणु की कितनी गति ऊर्जा होती है उसकी वैल्यू ही पूछ ली। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान की कितनी वैल्यू रहती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता है। अब बच्चों ने यहाँ पे गलती कर दी, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है 1.38 गुणा 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। अगर टेंपरेचर आपको डिग्री सेल्सियस में रखा है तो होगा कि फॉर्मूले में जब केल्विन में डिग्री सेल्सियस, तो आपको टेंपरेचर भी केल्विन में बदलना पड़ेगा। उसने आपको हिंट भी दिया कि ऐसा यूनिट का यूज करो, ऐसा यूनिट से तो टेंपरेचर केल्विन आता है। उस गलती क्या कर दी बच्चों ने कि उन्होंने 273 जोड़ के केल्विन नहीं बनाया, टेंपरेचर कितना होगा 298 केल्विन। वो सब आप क्वेश्चन दे सकते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रति अणु औसत गति ऊर्जा कितनी होगी? तो 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू करेंगे यहाँ पे, और टेंपरेचर कितना है 298 केल्विन। सब सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 6.17 गुणा 10 की पावर -21 जूल। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस के प्रति अणु की जो औसत गति ऊर्जा है वो 6.17 गुणा 10 की पावर 21 जूल आएगी। इस बात को दोबारा समझना। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास एक कंटेनर में एन मॉलिक्यूल है, एन की वैल्यू हो सकती है 1000 लाख करोड़, और एन मॉलिक्यूल है उनकी गति ऊर्जा होती है 3/2 एन केवीटी एन अणु की। उसने कहा कि औसत पूछा है कि ऑन एन एवरेज हर मॉलिक्यूल के पास ऑन एन एवरेज कितनी गति ऊर्जा होगी। तो एन की वैल्यू मैंने बन लेगी तो बना 3/2 केवीटी, एन की वैल्यू बन लेगी तो 3/2 तो पता ही है, केवीटी की वैल्यू पता है, बस टेंपरेचर को मुझे क्या बदलना है केल्विन में। अब उस बच्चों को बताना समझ कुछ नहीं खतरनाक न्यूमेरिकल नहीं है, एक्चुअली में फैक्ट है। 25 डिग्री सेल्सियस होता है रूम टेंपरेचर। तो ये बेसिक वगैरह में पढ़ाया जाता है कि रूम टेंपरेचर पर हर मॉलिक्यूल के पास एक एवरेज एनर्जी होती है वो इतनी होती है। तो एक्चुअली टीचर ने क्वेश्चन बनाया, उसने सोचा कि फैक्ट के तौर पर उसने उठा दिया होगा, और हर बच्चों को ना फैक्ट याद है, बेसिक है वो थोड़ा क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। उन्हें केवल पूछना चाहिए था कि हर अणु की गति ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, टेंपरेचर पे। टेंपरेचर ज़्यादा तो गति ऊर्जा ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा फॉर्मूला पूछ लेता 3/2 केवीटी एक अणु के लिए, एन के लिए एन आ गया। लेकिन यहाँ पर उसने पूरा न्यूमेरिकल ही पूछ लिया। तो एक बार ऐसे करके पेपर में हो जाती है, एक बार ऐसे पूरा कंट्रोल करने के लिए होता है कि जो कंट्रोल वगैरह क्यों होता है। ये कैलकुलेशन में क्वेश्चन पूछा ही नहीं भाई, उसने पूछा कि आपको फैक्ट याद है कि नहीं है रूम टेंपरेचर पर हर अणु की औसत गति ऊर्जा क्या होगी। इसने कहा कि एक गर्म पिंड न्यूटन के शीतलता के नियम का अनुसरण करता है। पिंड का तापमान एवं समय आरेख दिया हुआ है, लिखा टेंपरेचर, लिखा टाइम। ये टाइम है। तो कह रहा कि कौन सा ग्राफ सही होगा। आपको अगर याद हो न्यूटन का शीतलन का नियम मैंने आपको पढ़ाया था, न्यूटन स्लो कूलिंग। तो मैंने कहा कोई वस्तु कितना जल्दी ठंडा पड़ेगी इस बात पर डिपेंड करेगा कि वस्तु और वातावरण के तापमान में कितना डिफरेंस है, वस्तु और एटमॉस्फेयर के टेंपरेचर में कितना डिफरेंस है। मैंने आपसे क्वेश्चन पढ़ाया था आपको कि वस्तु 100 से 90 डिग्री पहुंचेगी 2 मिनट में, तो 90 से 80 पहुंचने में 2 मिनट से अधिक का समय लगेगी। सही बात पढ़ा चुका हूँ, अब आपने कितना पढ़ा कितना नहीं वो आपके ऊपर है, ठीक है। अब मिनट में वस्तु ठंडी पड़ती है, आपको पता है कि 100 से 90 डिग्री 2 मिनट में, तो 90 से 80 होने में अधिक समय लगेगा, 90 से 80 होने में 80 70 होने में और अधिक लगेगा, 70 60 होने में और लगेगा। जैसे कोई वस्तु ठंडी होती है कमरे के तापमान के नजदीक आती है तो धीरे धीरे ठंडी पड़ती है। ये तो ग्राफ हमारा बिल्कुल कह रहा है समय के साथ लीनियरली ड्रॉप करा नहीं, शुरू में तेजी से ड्रॉप होगा फिर धीरे धीरे ड्रॉप होगा। ये बिल्कुल गलत है। एक ही टाइम पर ग्राफ में देखें, एक ही टाइम पर वस्तु को 2 टेंपरेचर बता रहा है, मान लो 2 बजे में 2 बजे टेंपरेचर ये गलत हो गया। ऐसा नहीं होगा कि समय के साथ वस्तु का तापमान बढ़ेगा फिर घटेगा। तो जब कोई वस्तु ठंडी पड़ती है तो समय के साथ टाइम के साथ उसका टेंपरेचर कैसे गिरेगा उसका ग्राफ बनेगा। ये यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन आएगा इसमें। तो ये मैंने ग्राफ बाहर निकाला क्योंकि एक ही समय पर 2 टेंपरेचर नहीं हो सकते। उसी समय उसका तापमान 20 डिग्री और 50 भी हो, या तो 20 होगा 50 होगा। ये कह रहा है कि शुरुआत में टेंपरेचर बढ़ रहा है, यहाँ तक कुछ टाइम तक टेंपरेचर बढ़ा फिर अचानक से घटा, ऐसा नहीं है। टेंपरेचर तो घटता ही है, लेकिन वो ऐसे नहीं घटता कि पहले 10 डिग्री 2 मिनट में, अगले 10 डिग्री 2 मिनट में, अगले 10 डिग्री 2 मिनट में। आंसर क्या बनेगा इसका हमारे पास में डी ऑप्शन। कल क्लास का पीडीएफ आज मिलेगा, पूरा आपको भेजता हूँ ना। अरे आज सारे क्वेश्चन ढूंढ के तो रह गए हैं, मैंने तो पढ़ा था ठीक है ना। अभी रचन कुशल यादव, श्रुति बजरंगी, केशव, रोहित, आलम, अभी कह रहा है उष्मागतिकी के नियम से ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। चलो थर्मोडायनामिक्स, डू यू नो द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर तुम्हें आता हो ठीक है ना, ये सारे मैंने पढ़ा के आपको पूरा रिवीजन होगा, पूरे सिलेबस का पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, खाली एक वीडियो बच्चा ना लिखे कि रविंद्र राव और अभी आज के अंदर क्वेश्चन नंबर लिखने के लिए आ गया W2 की स्मृति करके सॉरी कह रहा है कि स्थिर आयतन को उष्मागतिक थर्मोडायनामिक प्रक्रिया, थर्मोडायनामिक को हिंदी में उष्मागतिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं। स्थिर आयतन पर कोई काम स्थिर आयतन पर होगा क्या कहेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता आइसोकोरिक। और उसने कितना बढ़िया गेम खेला है हिंदी वाले बच्चों के साथ, उसने हिंदी में भी आइसोकोरिक ही लिख दिया। उसने सम आयतन नहीं लिखा, उसे पता है कि भाई मैं पूछ रहा हूं कि स्थिर आयतन आप आयतन ना बदले तो सम आयतन लिखूंगा तो बच्चे के लिए फ्री नंबर हो जाएंगे। उसने सम आयतन का नाम लिखकर उसने क्या कर दिया आइसोकोरिक ही लिख दिया। तो हिंदी वाले बच्चा करना कि सम आयतन का तो होता है आइसोकोरिक, ये जो आइसोबैरिक होता है वो तो समदाबी, समदाबी पर क्या होता है आइसोबैरिक। तो बनेगा डी ऑप्शन ठीक है। आसान क्वेश्चन है। बबलू, राइट्स कुमार, नितेश सेन, केशव रुपेश, मैथ्यू, रविंद्र राउत, बबलू भारती, केशव वर्मा, कह रहा है कि एक स्टेटमेंट दिया कि पटरी के बीच छोटा सा अंतर छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। जब ट्रेन की पटरी में जोर लगाते हैं गैप छोड़ देते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि गर्मी की वजह से इतना फैलते हैं, एक्सपेंड करती है। पटरी के बीच में गैप छोड़ते हैं तो छोड़ते हैं, गर्मी में लोहे का पासा होता है, गर्मी में मेटल फैलते हैं, तो सही है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है, गर्मी में लोहा फैलता है इसलिए गैप छोड़ा जाता है। तो बनेगा सी ऑप्शन। बोथ ए एंड आर इज टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैं तुम्हें लिखना सही है, बारहवीं का सी आंसर आएगा भाई, ठीक है। श्रुति और बबलू का जो फर्स्ट आंसर हमारे पास इसमें दिया आरपीएम का जवान यादव। आसानी क्वेश्चन वैसे अंडरस्टैंडिंग है ठीक है। क्या सबसे स्लो प्रोसेस कौन सा इंसान है। रूबी, अमित कुमार, केशव, रुपाल सरकार, अभी, राइट्स, शेखर, दिलीप, अंकिता, शुभम, अरविंद देवा, जयदीप, अनुराग, प्रत्येक सभी। क्या किसी द्रव के समान आयतन के लिए किस प्रकार की सबसे स्लो होता है इवोपोरेशन वाष्पन। तो इवोपोरेशन मैंने बताया था ना आपको कि आपने जब पानी छोड़ दिया वो पानी धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता रहता है।
क्यों प्रेशर जो घटनाओं की सरफेस होती है, पहले सबसे ऊपर वाली जो लेयर है पानी को भाप बन के नीचे वाली नीचे वाली हो सकता है कि सबका आपने पानी रखा तो 3-4 दिन में भाप बन के खुले, सबसे लोग कोशिश है बाकी सारे कोशिश फास्ट नहीं, कुछ घंटों में पानी बनना शुरू कर देगा, ये जम जाएगा 10-12-15 घंटे में। ये कंडक्शन है, कंडेंसेशन है, संघनन। भाप का ठंडा होकर पानी बनना, कंडेंसेशन हिंदी में सही लिखा है, इंग्लिश में कंडेंसेशन कर लेंगे। ये करो जीरो लो, चार ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना। ये करो यार लेंजे रत्नेश आराध्या बबलू अवधेश अभी मतलब करते रहो करेक्ट। हमारे में शून्य जो नियम है जीरो किलो शून्य लिखा इसमें सही नाम उसका शून्य का नियम है जीरो किलो। तो कह रहा कि वो कौन सा स्टेटमेंट चाहिए इसमें कह रहा कि पहले में तो थर्मोडायनामिक सिस्टम हमेशा एक दूसरे के साथ थर्मल संतुलन में रहते हैं। ऐसा करना शुरू करा जो मैंने पढ़ाया था कि अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में तो बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कह रहा कि यदि दो प्रणाली ताप संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी होगी, तो आपस में तीसरी भी होगी, ऐसा नहीं है भले ही ये तो सही है। जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ताप संतुलन होती हैं तो एक दूसरे के साथ भी ताप संतुलन होगी। टू सिस्टम आर इन हीट बैलेंस विद द थर्ड सिस्टम, दो सिस्टम है ए और बी, ये सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम है, ए सी के साथ भी है और बी सी के साथ भी है। तो कह रहा है कि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ ताप संतुलन में होंगी, दो प्रणालियां ए बी जो है सी के साथ ताप संतुलन में है तो आपस में भी ताप संतुलन में होंगी। ये ऑप्शन करेक्ट है। हमने ये तो पढ़ा था कि अगर ए जो है जैसे आप मान लो सी जो है वो ए के साथ ताप संतुलन में है और सी बी के साथ भी है, ए और बी भी आपस में होंगे। तो दो सिस्टम है ए और बी मान लो, ये अगर तीसरे के साथ में ताप संतुलन में है आपस में भी ताप संतुलन में होंगे, तो डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सी तो बिल्कुल गलत है, कह रहा है कि दो प्रणाली किसी प्रणाली के साथ ताप संतुलन में न हो फिर भी वापस नहीं, भाई जब दोनों ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे तभी आपस में रहेंगे। सी तो बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं ये टॉपिक पे। आपको जैसे क्वेश्चन है जो हमें करेक्ट करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पेपर बहुत आता है, कुछ मतलब पहले पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को देखते हुए आंसर बता देंगे। तो चक्कर मेरे जल्दी टिकट गलत हो गया, समझ में जल्दी काम होता है शैतान का। देखो लिखा है ए मेटल शीट विद ए सर्कुलर होल इज हीटेड द होल, वर्ताकार छिद्र वाली धातु शीट को गर्म किया जाता है। एक मेटल शीट है हमारे पास, मेटल शीट इसका सर्कुलर होल है। अगर इसे हम गर्म करें तो सर्कुलर होल जो है ये बड़ा होगा छोटा होगा सेम रहेगा, इसका टी फॉर्म कर जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, क्या होगा। देखो अगर आपके पास सर्कुलर होल है उसकी रेडियस आर, अगर आप इसे गर्म करेंगे ना, गर्म करने इसका साइज पहले का बढ़ जाएगा। तो जब भी कुछ गर्म होती है ना तो सोल्डर आप गर्म करते हैं, ठोस गर्म करते हैं, तो उसमें दो अपोजिट पॉइंट है उनके बीच पूरी हमेशा बढ़ती है। ये पॉइंट इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, ये इधर। अगर आपके पास मेटल शीट में गड्ढा हो सब गर्म करेंगे और पहले की अपेक्षा फैल जाएगा, रेडियस इंक्रीज कर जाएगी। आंसर आएगा इसका ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन गलत करने के लिए आता है जैसे परफेक्ट सर्कल पहले है ना तो बड़ा कैसे परफेक्ट सर्कल बनेगा, ये भी आंसर आएगा इसका ये। बुक कब आएगी तो मैंने सारी से पहले वाली बैच बताया, बुक का सारा काम हो गया है। उसका जो लिंक है वो आज अमेजन में हमसे क्लिक करवा देंगे। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी पब्लिकेशन वालों से कि वो मुझे देना कैसे लिंक से बच्चा से परचेज कर सकता है बुक को। तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, तो मैं जो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आज मिल जाएगी आपको 100% टेलीग्राम पे, लिंक पर जाना कैसे कैसे आपको परचेज कर सकते हैं। तो जैसे जो आपको परचेज करते रहोगे वैसे आपको मिलती रहेंगी वो उस हिसाब से। प्राइस मैंने उसका 200 रुपये से कम ही रखा है, 199 है, डिस्काउंट के बाद वो 180-85 रुपये के आसपास जो है मिल जाएगी। ठीक है, बच्चों को सारा मैसेज आ रहा है कि ग्रुप 100 रखना, तो ग्रुप 100 ही है और उसमें 2811 क्वेश्चन है, 2811 2811 क्वेश्चन समझ रखे हैं। ठीक है, हिंदी की बुक अलग है, इंग्लिश की अलग है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाएंगी। अभी पूरा मेरे पास आ जाए लिंक वगैरह, तो मैं इसके ऊपर छोटी वीडियो बना दूँगा, ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाऊँगा। ठीक है, इसलिए आज का वर्क करो जहाँ तक कोई है ना। अब इसमें क्वेश्चन जो है इसी के अंदर आपको क्वेश्चन ये पढ़ाई की क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। हाँ तो मेटल भी एक्सपेंड करेगा, उसके अंदर होल भी एक्सपेंड करेगा। टेलीग्राम आईडी नंबर बताई तो है अभी, टेलीग्राम पर मैं 10 बार बता दूँगा। टेलीग्राम का चैनल है मेरा अंकुर सर फिजिक्स के नाम से, टेलीग्राम में लिखेंगे अंकुर सर फिजिक्स। ये लिखते हो सकता है कि 3-4 चैनल आपको दिखें, जिस चैनल में 51,000 से ज़्यादा बच्चे हों उसे आप ज्वाइन कर लेना। डेली 10 क्वेश्चन आते हैं सबसे फिजिक्स के और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएं तो कमरे का तापमान क्या होगा, किसी कमरे में फ्रिज को अगर आप खुले छोड़ देंगे तो कमरे का तापमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। देखो होता क्या है, जैसे कमरा है ये आपने यहाँ पे फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है, ये स्विच लगा हुआ है। और पहले क्या होगा तो फ्रीजर काम क्या पहले समझो, फ्रीजर काम फ्रीजर डोर बंद है, फ्रीजर काम अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकते रहना ताकि अंदर ठंडा माहौल बना रहे, अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकते रहना, ठंडा माहौल बना रहेगा। अब आपने फ्रीजर को खुला छोड़ दिया, अभी क्या करेगा, कमरे की हवा खींच रहा है, फ्रिज कमरे में छोड़ रहा है। तो पहली नजर में लगता है कि कमरे के तापमान पर नहीं पड़ना चाहिए, फ्रिज को खुला छोड़ दिया तो कमरे की हवा कमरे में फेंकी है। लेकिन बताओ कमरे की हवा कमरे में फेंकी काम अपने आप से हो नहीं रहा है, इसलिए तो काम करना पड़ा ना फ्रिज को, कमरे की हवा नीचे कमरे में फेंक रहा है। अब एक बात समझना, जब फ्रिज का डोर बंद था तो हमारे घर में फ्रिज होता कुछ लीटर का होता है, मान लो कि 300 लीटर फ्रिज हमारे घर में है। तो फ्रिज का काम क्या था कि 300 लीटर के अंदर की गर्म हवा बाहर फेंकना, ये 300 लीटर के हिसाब से काम कर रहा था। लेकिन आपने डोर खुला छोड़ दिया, अब इसके पूरा कमरा फ्रिज बन गया, ये पूरे कमरे की हवा खींचे पूरे कमरे फेंक रहा है, इसे ओवर काम करना पड़ रहा है। जैसे बच्चों को मैं कहता हूँ कि मान लो कि फोर्स पावर की मोटर है, ये पहले फ्लोर तक पानी पहुंचा सकती है, आप चाहो कि ये मोटर 10 फ्लोर पर पानी पहुंचा दे, उसे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, वो जो एक्स्ट्रा वर्क है वो हीटर में कन्वर्ट होता है, इसलिए मोटर फूट जाती है। पहले फ्लोर तक पानी पहुंचाने की औकात है मोटर की, मैं चाह रहा हूँ कि 10 फ्लोर पर पानी पहुंचे तो घूम घूम करके इतना वर्क करने की कोशिश करेगी, पानी 10 फ्लोर तक खुश हो जाए, तो वो इतना एक्स्ट्रा काम करेगी, हीटर में कन्वर्ट होता है, मोटर फूट जाएगी। वैसे यहाँ पर होगा फ्रिज की औकात है 300 लीटर काम करने की, आपने डोर छोड़ दिया, कमरे का आयतन है मान लो 50,000 लीटर, तो हवा क्या कर रहा है कमरा फ्रिज क्या कर रहा है 50,000 लीटर से हवा खींच रहा है, कमरे फेंक रहा है, जो ओवर वर्क कर रहा है इसकी औकात 300 लीटर के साथ की है, काम कर रहा है 50,000 लीटर पे, जो ओवर वर्क होगा वो हीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कमरे में गर्मी बढ़ जाएगी और फ्रिज का डोर खुला छोड़ जाएगा, कमरे का तापमान पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है रेलवे के किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन को आप लोगों से देख लो।
इसने कहा कि 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की तापीय चालकता। इसमें फायदा तो हो गया कि पेपर में आपसे थर्मल कंडक्टिविटी तापीय चालकता का मात्रक पूछ सकता है। तो 50.2 के आगे का मात्रक है वाट पर मीटर केल्विन। तापीय चालकता का मतलब है कि कोई मेटल कितने अच्छे से अपने अंदर से हीट को पास होने देगा, कितना अच्छा चालक है वो हीट के लिए। तो कह रहा है कि 50.2 वाट पर मीटर केल्विन की तापीय चालकता वाले स्टील रोड का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल इतने मीटर है, लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि छड़ के दोनों सिरों को 300 डिग्री के तापमान के अंतर पर बनाए रखा जाता है तो छड़ के माध्यम से ऊष्मा प्रवाह की दर बताइए। तो पूछना क्या चाह रहा है, ध्यान समझना। ये कह रहा है कि हमारे पास एक छड़ है, अगर इसके दोनों सिरों के बीच में तापमान का अंतर 300 डिग्री सेल्सियस का हो, मान लो कि इसका एक सिरा जो है, मैंने मान लिया कि भाई वो मान लो कि 100 डिग्री पे है, एक है 400 डिग्री पर, तो तापमान का अंतर कितना दिया 300 डिग्री। मुझे पता है कि एक सिरा कम तापमान पर होगा, जैसे कोई 400 मान लो, केवल 100 मान लो। तो अगर तापमान का अंतर है 300 डिग्री सेल्सियस का, तो हमें पता है कि हीट हमेशा हाई से लो की तरफ, तो जो हीट फ्लो करेगी उसकी प्रवाह की दर क्या होगी, नहीं प्रत्येक सेकंड में कितना तेजी के साथ फ्लो करेगी, आपको प्रवाह की दर पूछ रहा है। तो तापमान का जो अंतर है वो 300 डिग्री का दिया उसने, यहाँ लिखा है कि दोनों सिरों के बीच 300 डिग्री का अंतर, मैंने एक मान लिया 400 मान लिया 100। तो कह रहा है कि इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है, छड़ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर की, न्यूमेरिकल करते हैं तो हमेशा ऐसा यूनिट का यूज करते हैं, मीटर बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर बदलेंगे मीटर में, तो 100 से भाग कर देंगे, ठीक है, 0.15 मीटर आ जाएगा। ठीक, कह रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्षेत्रफल की मोटाई समझ तरीके से क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो है 0.02 मीटर स्क्वायर। तो बताना कि हीट इक्वल क्यू से और हीट प्रवाह की दर कौन होता है, रेट होता है टाइम से भाग करना, यानी कि हीट प्रवाह की दर पूछा कि हीट कितना तेजी के साथ प्रवाह करेगी, ये क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है। एक तो इसका फॉर्मूला बस आपको पता हो तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और थर्मल कंडक्टिविटी इक्वल के से उसमें चालकता को दिया था उसने 50.2 वाट पर मीटर केल्विन। देखो अब मेरे पास मान लो कि छड़ लोहे की है या तांबे की है या एल्यूमिनियम की है, तो हर एक छड़ से ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर नहीं होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है। तो जो ऊष्मा प्रवाह की दर है ना, इसका फॉर्मूला बनता है Q/T का होता है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर का होता है टाइम से भाग करना। ऊष्मा प्रवाह की दर को Q/T इसका फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T/D या L मान लो, L जो है छड़ की लंबाई है, KA डेल्टा T/L या D ले लो, छड़ की लंबाई D ले लो, D है यहाँ पे, तो K डेल्टा T/L। अब मेरे पास अच्छी बात क्या है, मेरे पास K की वैल्यू भी है 50.2 वाट पर मीटर केल्विन। अच्छा यहाँ पर केल्विन आ गया, यहाँ भी केल्विन लेना पड़ेगा। अच्छा टेंपरेचर डिफरेंस मैंने बताया डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में सेम होता है डिफरेंस अंतर, और दोनों सिरों के बीच में 300 डिग्री सेल्सियस का अंतर, तो केल्विन में 300 आएगा। तो सब यहाँ वैल्यू पुट कर दो। तो तापीय चालकता जो है थर्मल कंडक्टिविटी 50.2 है, क्षेत्रफल का 0.02 मीटर स्क्वायर, तापमान अंतर 300 केल्विन का और लंबाई है 0.15 मीटर। इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो ये 2 पॉइंट से जो है वो चली गई, ये कौन सा पॉइंट 15 दूनी 30 0 50.2 50.2 का लगभग 50 मान लो ना, ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। 50 2 दूनी 4 2 40 5 चौक 20 तो जो आ गया कि 2000 जूल पर सेकंड आंसर आएगा। उसने लिखा है किलो जूल में, किलो जूल का मतलब होता है कि 2000 हो गया किलो, 2 किलो जूल पर सेकंड, 2 किलो जूल पर सेकंड आंसर आएगा। भाई पेपर में आया क्वेश्चन है, और समझना इस फॉर्मूले को रख लो। अगर पेपर में आ जाए कि किसी रोड से किसी छड़ से ऊष्मा प्रवाह की दर बताइए, तो बोलेंगे KA डेल्टा T/D या L, दोनों छड़ की लंबाई को L लोगे या D लोगे वो आपकी है। ये आपको तापमान में अंतर देगा, तापमान में अंतर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में सेम होता है, अंतर मैंने आपको बताया पहली क्लास में। ये आपको दे दिया, ये भी दे दिया, लंबाई सेंटीमीटर में मीटर बदल लिया, सारी वैल्यू पुट करी, आंसर आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना है, चलें। तो ये आपको कुछ हमने बताया, नेक्स्ट क्लास में जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो जो बैच 26-27 वाले बच्चे हैं इन सब अलविदा लेंगे, बाकी सब मिलते रहेंगे सेम टाइम पर जैसे मिल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। और बाकी बुक की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आज शाम तक मोस्ट प्रोबब्ली 99.9% इसमें आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल अंकुर सर फिजिक्स के ऊपर। तो वहाँ पे मैं सारी जानकारी दे दूँगा आपको, उससे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना, जैसे हम क्लास में बता रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, और कोशिश कीजिए कि एरर ना रहे। कम से मैंने 4 से 5 बार से देखा है, फिर उसके बाद भी हो सकता है कोई रेयर केस में कोई चीज छूट गई हो या प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए, या मैंने आगे भेजा कि भाई ये एरर है, तो एरर को भी ठीक करके साथ छोड़ जाओ। बहुत ही रेयर चांसेस के होंगे, एक बार प्रोफिटिंग की उसकी। तो बाकी मिल रहेंगे आपसे, थैंक यू, बाय।